नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतम। आप सभी का स्वागत है आज की इस कक्षा में। और आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं संस्कृत शिक्षण विधियों के बारे में। आज का जो वीडियो है उस वीडियो में संस्कृत शिक्षण विधियों की एक छोटी सी भूमिका और साथ ही परंपरागत शिक्षण विधि क्या होती है उसके बारे में एक परिचय आपके सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन को भी ऑन करें, जिससे इस चैनल पर आने वाले समस्त वीडियोस आपको प्राप्त होते रहेंगे। सबसे पहली बात कि शिक्षण विधियां अर्थात शिक्षण की वे विधियां जो कि शिक्षण को प्रभावी बनाने में, सशक्त बनाने में, विद्यार्थी और शिक्षक के मध्य संवाद स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब हम शिक्षण विधियों की बात करते हैं तो आपके सम्मुख यहाँ पर बोर्ड पर 3 प्रकार के शिक्षण विधियों के बारे में बात कही गई है। एक है प्राचीन विधि, दूसरा है नवीन विधेय और तीसरा है नवीनतम उपागमाः। अर्थात जब भी हम शिक्षण करते हैं तो शिक्षण जो होता है वह काल और परिस्थिति के अनुसार होता है। अर्थात समय क्या है, उस समय की आवश्यकताएं क्या हैं, उस समय पर किस प्रकार के संसाधन उपलब्ध हैं और उस समय उस शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं। अर्थात जब भी शिक्षा प्रदान की जाती है तो शिक्षा में इन सभी महत्वपूर्ण तत्वों पर, महत्वपूर्ण तथ्यों पर ध्यान दिया जाता है और उसी के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाती है। जब हम प्राचीन काल की बात करते हैं तो प्राचीन काल में कागज का उपयोग कम होता था। इसी कारण से प्राचीन काल की शिक्षा पद्धति में हम देखते हैं कि कंठस्थीकरण और मौखिक अभिव्यक्ति की प्रचुरता दिखाई देती है। वहीं पर हम जब नवीन विधियों की बात करते हैं तो नवीन विधियों में जो पिछले 1 शतक में जो हम शिक्षण विधियों को देखते हैं उसके अंतर्गत जब हम बात करते हैं तो उस शतक में हमने देखा कि कागज का उपयोग अधिक हो रहा है। इसीलिए वहां पर पाठ्य पुस्तक विधियां या ऐसी विधियां जो कि किसी न किसी रूप में विद्यार्थी के मध्य संवाद स्थापित करने में अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है, उन विधियों का उपयोग होने लगा। और जब हम आज के वर्तमान युग की बात करते हैं तो उसमें नवीनतम दृष्टिकोण अपनाए जा रहे हैं और ऐसे नवीनतम दृष्टिकोणों का उद्देश्य और आवश्यकता इस कारण से भी है क्योंकि इस समय पर साधनों की प्रचुरता या साधनों की उपलब्धता उसी प्रकार से शिक्षा में हम लगातार देखते जा रहे हैं। शिक्षा में आज मोबाइल और कंप्यूटर्स, इसी के साथ साथ विभिन्न प्रकार के अन्य उपकरण प्रयोग किए जा रहे हैं जिनके माध्यम से शिक्षण को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। तो वे सभी जो उपकरण हैं और साथ ही वे सभी जो दृष्टिकोण हैं, जो नए नए विचार हैं, उन विचारों को यदि हम समाहित करते हैं तो वे नवीनतम उपागम के रूप में हमें दिखाई देते हैं। प्राचीन विधि के अंतर्गत मुख्य रूप से एक तो परंपरागत विधि जिसको कि आज हम पढ़ाने वाले हैं और दूसरा भंडारकर विधि जिसे कि व्याकरणानुवाद पद्धति भी कहा जाता है। इन 2 विधियों को मूल रूप से शामिल किया जाता है। इसी के साथ साथ परंपरागत विधि के अंतर्गत बहुत सारे और भी विधियां हैं जिनको कि हम आज पढ़ेंगे। इसी के बाद आता है नवीन विधियां। जो नवीन विधियां हैं उन नवीन विधियों में हम शामिल कर सकते हैं पाठ्यपुस्तक विधि को। अर्थात पाठ्यपुस्तक अर्थात जैसे आजकल पाठ्यक्रम में हम देखते हैं अनेक प्रकार की पुस्तकें लगा दी जाती हैं और उन पुस्तकों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है, तो वह पाठ्यपुस्तक विधि जो है वह नवीन विधि के अंतर्गत है। इसी के अतिरिक्त प्रत्यक्ष विधि, ये बहुत महत्वपूर्ण विधि है भाषा शिक्षण के दृष्टिकोण से, जहां पर प्रत्यक्ष विधि अर्थात प्रत्यक्ष माध्यम से जिस भाषा में जिस प्रकार से प्रयोग होना है उसका उसी रूप में, जैसे कि हम संभाषण कक्षाओं में देखते हैं, वहां पर जो वस्तु या जिस वस्तु के बारे में उसके नाम को बताना है तो उसका अनुवाद नहीं अपितु वह वस्तु ही दिखाई जाती है। अर्थात लेखनी, आशुतोषः, नेत्रम, उपनेत्रम, इस प्रकार से करके और भाषा के शब्दों का परिचय और शब्दों के पश्चात वाक्यों का परिचय करवाया जाता है। यह प्रत्यक्ष विधि कहलाती है। इसी के अतिरिक्त हर भारतीय पंचपदी जो है वह भी नवीन विधि के अंतर्गत शामिल होती है। इसी के साथ साथ विश्लेषणात्मक विधियां, व्याख्या विधि, व्याकरण विधि,
मूल्यांकन विधि, ये भी इन्हीं विधियों के ही भाग हैं या इन्हीं विधियों में इनका प्रयोग किया जाता है। इसी के पश्चात हम जब नवीनतम उपागम की बात करते हैं तो नवीनतम उपागम में हम देखते हैं, आप सब ने जो बीएड के विद्यार्थी हैं या जो बीएड कर चुके हैं, शिक्षा शास्त्री कर चुके हैं, उन सब ने देखा होगा कि सूक्ष्म शिक्षण वहां पर कराया जाता है। अर्थात किसी विशेष बिंदु पर आधार करके किसी विशेष एक शिक्षा के एक तकनीक को आधार बना करके और उसके आधार पर शिक्षण कराया जाता है। तो सूक्ष्म शिक्षण जो है यह भी एक नवीनतम उपागम है। इसके अतिरिक्त प्रायोजना कार्य, कोई प्रोजेक्ट दे देना और प्रोजेक्ट के बेस्ड लर्निंग कराना अर्थात शिक्षण कराना, यह भी प्रायोजना कार्य जो है यह एक नवीनतम उपागम है। संगणक का प्रयोग हम देख रहे हैं कि लगातार शिक्षा में संगणक का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। आप सब भी जो ये वीडियो देख रहे हैं इस संगणक के माध्यम से ही तैयार किया गया है और आप भी इसे एक प्रकार के संगणक, जिसे हम मोबाइल यंत्र भी आजकल संगणक का ही रूप है, तो इस प्रकार से मोबाइल यंत्र के द्वारा या लैपटॉप के माध्यम से या फिर कंप्यूटर के माध्यम से इन वीडियोस को देख रहे होंगे। इसी के अतिरिक्त आगमन उपागम, समस्या समाधान उपागम, प्रायोजना कार्य हम देखा यहाँ पर, दल शिक्षणम, एक दल बना लिया और दल को विशेष शिक्षण प्रदान किया। इसी के साथ साथ पर्यवेक्षण अध्ययन अर्थात ऑब्जर्वेशन के आधार पर, पर्यवेक्षण के आधार पर अध्ययन कराना। इसी के साथ साथ निदानात्मक परीक्षण या उपचारात्मक परीक्षण, अर्थात किसी समस्या है, कोई कारण है जो इस कारण से वह विद्यार्थी उस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, तो उसके निदान के लिए, उसके उपचार के लिए, उसको ठीक करने के लिए अथवा उसे उस विषय का जो ज्ञान प्राप्त हो जाना चाहिए उस ज्ञान को प्रदान करने के लिए निदानात्मक परीक्षण अथवा उपचारात्मक परीक्षण या शिक्षण करवाया जाता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर प्राचीन विधि, नवीन विधि और नवीनतम उपागम के रूप में कुछ पॉइंट्स यहाँ पर, कुछ तत्व यहाँ पर रखे गए हैं और इनका विस्तारित अध्ययन आने वाले वीडियोस में आप देखेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं परंपरागत विधि के बारे में। परंपरागत विधि अर्थात जो परंपरा से चली आ रही विधि है, प्राचीन काल से चली आ रही विधि है और प्राचीन काल से चली आ रही विधि होने के कारण से ही इसे ट्रेडिशनल मेथड इंग्लिश में कहा जाएगा, ट्रेडिशनल मेथड। साथ ही यह प्राचीन काल की पाठशालाओं की पद्धति थी, अर्थात पाठशालाओं में या गुरुकुलों में इसी पद्धति का प्रयोग होता रहा था। इस कारण से इसे पाठशाला पद्धति और गुरुकुल पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। इसी परंपरागत पद्धति को पंडित प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वहां पर पंडितों का निर्माण, पंडित शब्द का अर्थ कहीं पर भी केवल पूजा पाठ कराने वाले व्यक्ति से नहीं होता। पंडित शब्द का अर्थ होता है जो किसी भी कार्य में निष्णात हो, कुशल हो, निपुण हो। तो इसलिए पंडित प्रणाली जो है वह पंडित प्रणाली के नाम से भी इसे जाना जाता है। अर्थात विद्यार्थी को ऐसा तैयार करना जो कि अपने क्षेत्र का, अपने विषय का पारंगत होना चाहिए, उसमें वह निपुणता, वह कुशलता होनी चाहिए और वह उस ज्ञान को पूर्णतया आत्मसात करने में योग्य बनना चाहिए। ऐसी विधि जो कि इस प्रकार से एक विद्यार्थी को तैयार करती थी उसे ही परंपरागत अथवा ट्रेडिशनल अथवा पाठशाला अथवा पंडित प्रणाली के नाम से जाना जाता है। यह पंडित प्रणाली जो है, यह यदि हम इसके बारे में बात करें तो इस विषय को स्पष्ट करने के लिए श्लोक है। यह श्लोक कहीं पर भी परंपरागत प्रणाली पर आधारित नहीं है, लेकिन परंपरागत प्रणाली के उद्देश्यों या लक्ष्यों को यह स्पष्ट कर सकता है। और ये श्लोक कहता है, आप सबने इसको पढ़ा होगा और बहुत प्रसिद्ध श्लोक भी है, पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्तगतं धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। इस श्लोक में कहा गया है कि जो पुस्तकस्था तु या विद्या, अर्थात जो पुस्तक में जो विद्या है, पुस्तक में जो ज्ञान है, और परहस्तगतम धनम, और जो दूसरे के हाथ में चला गया धन है, कार्यकाले समुत्पन्ने, उसका कार्य आने पर या उसका समय आने पर, उसकी आवश्यकता होने पर, न सा विद्या न तद्धनम,
जो पुस्तक में रखी गई विद्या थी, पुस्तक में रखा गया ज्ञान था, वह पुस्तक में ही रह जाता है, और जो दूसरे के हाथ में दिया गया धन था वह दूसरे के हाथ में ही रह जाता है। ये दोनों ही समय आने पर, आवश्यकता पड़ने पर उपयोगी नहीं हो पाते हैं, वे हमारे काम नहीं आ पाते हैं। और इसी कारण से प्राचीन काल की शिक्षा पद्धति में हम देखते हैं कि कंठस्थीकरण को अधिक बल प्रदान किया गया, अर्थात वहां पर स्मरण शक्ति के विकास के लिए कार्य किया गया, और कंठस्थीकरण के माध्यम से संपूर्ण शास्त्रों को याद करवा देना, उन शास्त्रों को समझाना, और साथ ही उन शास्त्रों को याद करके स्मरण शक्ति के संवर्धन के लिए प्रयत्नशील होना। अर्थात विद्यार्थी की स्मरण शक्ति को इस प्रकार से संवर्धित किया जाए कि उसे किसी अन्य साधन की आवश्यकता ही ना हो। जो कुछ वह जानता है वह उसकी बुद्धि में हो। और इसीलिए जब कहा जाता है कि विद्या एक ऐसा धन है जिस धन को कोई नहीं चुरा सकता, ये इसी कारण से कहा जाता है कि हमें विद्या प्राप्ति के लिए ऐसे प्रयत्नशील होना है कि हमारी उस विद्या का निरंतर रूप से प्रयोग हो सके, और वह तभी संभव है जब वह विद्या हमें कंठस्थीकृत हो, अर्थात हमारे कंठ में, हमारे हृदय में वह निरंतर रूप से विद्यमान रहे। उसके लिए हमें किसी अन्य संसाधन की आवश्यकता ना हो, और साथ ही हमारी स्मरण शक्ति भी उस प्रकार से संवर्धित स्थिति में हो। एक बात और कि परंपरागत विधि में कई बार हम कहते हैं कि कंठस्थीकरण यही एकमात्र वहां पर उपाय था, ये गलत है। कंठस्थीकरण एक बड़ा तरीका था, एक बड़ा उद्देश्य था, एक बड़ा लक्ष्य था उस समय की शिक्षा पद्धति का, लेकिन परंपरागत विधियों में भी हम देखते हैं कि पुस्तकों का प्रचलन वहां पर भी था, शास्त्र वहां पर भी होते थे। अगर ये संभव नहीं था तो नालंदा विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालयों में इतने लंबे समय तक, जो हम सुनते हैं कि 3 महीने तक वहां पर आग लगती रही, वहां पर धुआं उठता रहा, वहां पर इतनी पुस्तकें जलाई गई, भारत देश से अनेक पुस्तकें जो थी वे विदेशों के जो आक्रमणकारी थे वे लेकर चले गए, तो ये सब कुछ संभव नहीं होता। अर्थात तत्कालीन गुरुकुलों में भी और तत्कालीन विश्वविद्यालयों में भी पुस्तकों का प्रचलन था, लेकिन क्योंकि पुस्तकों का निर्माण और पुस्तकों का प्रकाशन जो था वह अधिक मूल्य धारण करता था, इस कारण से उन पुस्तकों के स्थान पर कंठस्थीकरण को अधिक महत्व दिया गया। साथ ही एक बात और, क्योंकि हर समय की परिस्थितियां अलग होती हैं, और साथ ही तत्कालीन समय में हर व्यक्ति को यह कहा जाता था कि आप कम से कम संसाधनों का उपयोग करें, अपने जीवन में कम से कम वस्तुओं का उपयोग करते हुए सादा जीवन, उच्च विचार रखने का प्रयास करें। और ये तभी संभव है जब हमारे पास संसाधन कम हो। यदि हमारे पास पुस्तकें होंगी तो पुस्तकों को रखने के लिए हमें संसाधनों की आवश्यकता भी होगी, हमारे घर भी उसी प्रकार के होने चाहिए। ये सब कुछ तभी संभव होगा जब हम अधिक संसाधनों का, अधिक इस पर्यावरण का उपयोग करने लगेंगे। तो उस पर्यावरण के संरक्षण में निश्चित रूप से यह कंठस्थीकरण और स्मरण शक्ति का संवर्धन ये अपने आप ही उपयोगी बनता जा रहा था। इसी के साथ हम देखते हैं कि चरित्र शिक्षण, परंपरागत विधि में चरित्र शिक्षण को सर्वाधिक महत्व दिया गया। वहां पर स्पष्ट रूप से यह प्रयास किया गया कि विद्यार्थी का चरित्र शिक्षण शिक्षा का मूल उद्देश्य होता है। इसलिए कहा गया सा विद्या या विमुक्तये, विद्या आपको सिखाई जा रही है, लेकिन विद्या का उद्देश्य कुछ प्राप्त करना नहीं, अपितु मुक्त होना है। अर्थात विद्या के माध्यम से मुक्ति का रास्ता, मुक्ति के पथ की ओर अग्रसर करने वाली थी हमारी शिक्षा पद्धति, यह परंपरागत विधि। और इस परंपरागत विधि के अंतर्गत हम देखते हैं वाचन और अनुवाचन, इसका बहुत महत्व था। गुरु शास्त्र की पंक्तियों के वाचन करते थे, और जो विद्यार्थी थे वे उन पंक्तियों का अनुवाचन करते थे। इसी के साथ साथ मौखिक शिक्षण, क्योंकि कंठस्थीकरण स्मरण शक्ति पर अधिक जोर है, वाचन और अनुवाचन पर अधिक जोर है, इस कारण से शिक्षण का जो अधिकतम भाग था वह अधिकतम भाग मौखिक शिक्षण के रूप में ही था। इसी के साथ साथ रटन,
रटन विद्या भी अपने आप में एक कौशल है। हम हर चीज को रटने पर जोर नहीं देते, लेकिन रटना अर्थात याद रख लेना, किसी वस्तु को स्मरण कर लेना, किसी शास्त्र को स्मरण कर लेना, यह भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण कौशल होता है। और इसलिए उस समय पर विविध शास्त्रों को, वेदों को हम देखते हैं, जैसे इस तरह से वेद को स्मृति कहा जाता था और स्मरण करके उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित किया जाता था। तो इसलिए उन सभी मंत्रों इत्यादि को, श्लोकों इत्यादि को रटन करना, याद करना, यह भी एक महत्वपूर्ण इस विधि का अंश था। इसी के साथ साथ मौलिक चिंतन, क्योंकि गुरुकुल में जब गुरु अध्ययन करा रहे हैं, तो गुरु जब अध्ययन कराते हैं तो साथ में विद्यार्थी जो है, क्योंकि वहीं रहते हैं उसी गुरुकुल में, वहां पर उनका निवास होता है, अनेक क्रियाओं में और कार्यों में उनका सहयोग होता है, वे पूरी तरह से कार्य करते हैं। इसीलिए गुरु से चर्चा करने के, गुरु से बात करने के अधिकतम अवसर उनके पास होते हैं। और न केवल गुरु से बात करने के, अपितु साथ साथ विद्यार्थियों में आपस में विचार विमर्श करने के भी अधिकतम अवसर उनके पास होते हैं। और इसी कारण से मौलिक चिंतन की अभिवृद्धि होती है, मौलिक चिंतन का विकास होता है। और इस मौलिक चिंतन के माध्यम से ही हम देखते हैं कि प्राचीन काल में अनेक प्रकार से, अनेक तरीकों से विविध प्रकार के शास्त्रों का निर्माण किया गया। जहां पर आस्तिक दर्शन आते हैं तो वहां नास्तिक दर्शन भी आते हैं। जहां पर आस्तिक दर्शनों में आस्था रखी जाती है, वहां पर नास्तिक दर्शन में जो चार्वाक है, उन चार्वाक को भी ऋषि कहा जाता है, महर्षि कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो चार्वाक, जो बृहस्पति के द्वारा लिखा गया, उसको भी महर्षि के रूप में माना गया और उन्हें भी ऋषि मुनि के समान ही इस देश में महत्ता प्रदान की गई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मौलिक चिंतन है, उस मौलिक चिंतन के विकास के बारे में अधिकतम प्रयास किए गए। इसी के साथ साथ इस विधि में, इस परंपरागत विधि में और कौन कौन से तत्व थे, जिन तत्वों के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। तो पारायणम अर्थात वेद मंत्रों का पारायण करना, अर्थात उनको बोलना, बार बार उनका उच्चारण करना, क्योंकि उच्चारण सम्यक होगा तभी जाकर के उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, इन सभी का उच्चारण सम्यक हो पाएगा। और इसी के माध्यम से हम देखते हैं कि भाषा में जब उच्चारण सम्यक होता है, उच्चारण ठीक होता है, तो उस उच्चारण के माध्यम से भाषा के प्रत्येक स्वरूप में शोधन की प्रक्रिया, संशोधन की प्रक्रिया तीव्र होती चली जाती है। इसी के साथ साथ सूत्र विधि, क्योंकि परंपरागत विधि में व्याकरण का अध्ययन विशेष रूप से कराया जाता था, और इस व्याकरण के अध्ययन के अंतर्गत हम देखते हैं कि सूत्रों को बताना, सूत्रों की व्याख्या करना, सूत्रों के भाष्य के बारे में बात करना, उसकी टीका के बारे में बात करना, वह शब्द कैसे बना है, उसकी संपूर्ण निर्माण प्रक्रिया को समझाना, ये सब कुछ सूत्र विधि अथवा जिसको हम कह सकते हैं व्याकरण विधि, इसके अंतर्गत बताया जाता था। इसी के साथ साथ हम देखते हैं व्याख्यान करना या भाषण, अर्थात किसी विषय पर, किसी बारे में, किसी तथ्य पर, किसी विषय के बारे में व्याख्यान अर्थात सविस्तार गुरु का प्रवचन अर्थात व्याख्यान होना, उसके बारे में संपूर्ण तथाकथित बातों को लेकर के आना, समाहित करना, ये सब कुछ व्याख्यान की श्रेणी में आता था। कथाकथन, प्राचीन काल की विभिन्न कथाओं के माध्यम से शिक्षण कराया जाना, यह भी इस शिक्षण का महत्वपूर्ण अंश था। भ्रमण अर्थात भ्रमण के लिए विद्यार्थियों को लेकर के जाना, और भ्रमण के लिए जब विद्यार्थियों को लेकर के जाते हैं तो उस समय पर कुछ ना कुछ शिक्षा के तथ्यों से परिचित कराना। जैसा कि हमने देखा था कि अर्जुन ने जब चिड़िया की आंख पर निशाना साधा था, तो उस समय पर गुरु जो है वह अपने शिष्यों को भ्रमण के लिए ही लेकर के गए थे, और वहां पर जाकर के उन्होंने शिक्षा का कुछ अंश उनको सिखाया। इसी तरीके से जब एकलव्य की घटना घटती है, तो उस समय पर भी इसी प्रकार से जो गुरु द्रोणाचार्य हैं, वे अपने शिष्यों को जंगल की ओर लेकर के जाते हैं, और वहां पर ही उन्हें एकलव्य मिलता है। इसी के साथ साथ कक्षा नायक विधि, कक्षा नायक अर्थात मॉनिटर बनाना, जैसे कि हम जिसे आज मॉनिटर कहते हैं, अर्थात कक्षा में जो
सर्वश्रेष्ठ है अथवा जो बुद्धि कौशल में या शिक्षण में या शिक्षा के जो तथ्यों को समझने में अधिक योग्यता रखता है, ऐसे व्यक्ति को कक्षा नायक बना करके और उसके माध्यम से शिक्षण को और अधिक प्रभावी बनाना। इसी के अतिरिक्त व्याख्या एवं भाष्य, अर्थात व्याख्या करना। व्याख्या के अंतर्गत कई चीजें आती हैं, कई बिंदु आते हैं और उन बिंदुओं को स्पष्ट करने के लिए आपके सामने ये 2 श्लोक हैं। पहला श्लोक है पदच्छेद पदार्थोक्ति संशयो वाक्य योजना आक्षेपश्च समाधानम व्याख्यानम षड्विधम स्मृतम। पदच्छेद अर्थात पदों को अलग अलग करना। हम देखते हैं कि संस्कृत भाषा जो है वो संश्लेषणात्मकी भाषा है, तो इसमें पदों को अलग अलग करना अथवा उनमें विच्छेद करना अथवा उनको अलग अलग करके देखना, यह पदच्छेद जो है यह भी व्याख्या का ही एक अंश है। पदार्थोक्ति, पद के अर्थ की उक्ति, अर्थात उस पद के अर्थ को बताना, उस शब्द के अर्थ को बताना, यह भी व्याख्या का ही अंश है। तीसरा आता है संशय। यदि उस पदार्थोक्ति में किसी प्रकार का संशय है या उस पदच्छेद में किसी प्रकार का संशय है तो उस संशय को दूर करना। वाक्य योजना, उसके पश्चात वह जो संपूर्ण वाक्य बना है उस वाक्य को कैसे बनाया गया है, उस वाक्य की क्या विशेषता है, क्योंकि पदच्छेद और पदार्थ उस पद के अर्थ का जो कथन कहा गया है उसे उस वाक्य के सम्मुख, वाक्य के समान, वाक्य की योजना के अनुरूप बताना, यह वाक्य योजना आता है। फिर आक्षेप, जब वाक्य योजना को बता दिया गया, पद के अर्थ को बता दिया गया, पद में निहित आक्षेपों को दूर कर दिया गया, पदच्छेद को बता दिया गया, तो उसके पश्चात उस जो संपूर्ण वाक्य का अर्थ आया है उस संपूर्ण वाक्य के अर्थ में आक्षेप हो सकता है कि उस वाक्य के 2 अर्थ निकल रहे हों, हो सकता है कि उस वाक्य के अनेक अर्थ प्राप्त हो रहे हों। तो ऐसे वाक्यों के जो अर्थ अलग अलग प्राप्त हो रहे हैं उसके आक्षेपों को दूर करना और फिर आक्षेपों के बारे में चर्चा करके, आक्षेपों के बारे में विचार करके और फिर उसका समाधान करना, ये सब कुछ जो है यह व्याख्यान के अथवा व्याख्या विधि के षड्विध 6 प्रकार हैं। इन 6 प्रकारों के माध्यम से, ये 6 विधाओं के माध्यम से हम एक बहुत सुंदर व्याख्या प्रस्तुत कर सकते हैं। और जब इस प्रकार से व्याख्या की जाती है तो वह श्लोक हो, चाहे वह मंत्र हो अथवा किसी भी ग्रंथ का कोई भाग हो, कोई अंश हो, वह स्पष्ट तरीके से विद्यार्थी तक पहुंच सकता है। इसी के साथ साथ जो यहां पर विषयो संशयश्चैव पूर्व पक्षस्तथोत्तरः संगतिश्चेति पंचांगम शास्त्रेधिकरणम स्मृतम। और यहां पर हम देखते हैं कि जो माधवाचार्य हैं वे माधवाचार्य जब इस व्याख्या की बात करते हैं तो इस व्याख्या के पंचांग बताते हैं, 5 अंग बताते हैं। कई बार ये प्रश्न आ सकता है कि व्याख्या जो है वह माधवाचार्य के अनुसार उसके कितने अंग हैं, तो उसके 5 अंग होते हैं। ये 5 अंग कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है विषय, दूसरा है संशय, उसके बाद पूर्व पक्ष, उसके बाद संगति और तथोत्तर अर्थात उसका उत्तर पक्ष। अर्थात विषय, सबसे पहले विषय की उपस्थापना करना, उसके पश्चात संशय, उसके पश्चात उस विषय में की जो उपस्थापना हुई है उसमें यदि कोई संशय है तो संशय के बारे में बात करना, विचार करना, विद्यार्थियों के प्रश्नों को लेना। पूर्व पक्ष, उसका पूर्व पक्ष क्या था उसके बारे में बात करना। तथोत्तर, और फिर उसका उत्तर पक्ष क्या है उसके बारे में बात करना। और फिर आता है संगति, इन पूर्व पक्ष और उत्तर पक्षों में संगति बैठाना, उस जो वाक्य है, उस जो विषय है, उस विषय का जो हम अर्थ ग्रहण कर रहे हैं, उस विषय का जो हम सार ग्रहण कर रहे हैं, उन दोनों में संगति बैठाना, संगति लेकर के आना, यह भी एक प्रकार से शास्त्र को अध्ययन करने का बहुत ही सुंदर और बहुत ही महनीय तरीका है, महनीय उपाय है, और इसे ही पंचांग व्याख्यान कहा जाता है। तो यह 5 प्रकार का व्याख्यान है। ये जो श्लोक है यह माधवाचार्य के द्वारा लिखा गया था। तो माधवाचार्य ने इस श्लोक को लिखा
और यह श्लोक जो है यह महत्वपूर्ण श्लोक है, अतः इसे भी हमें याद करना चाहिए। हमें जब परंपरागत विधि के बारे में प्रश्न का उत्तर देना है, जो शिक्षा शास्त्री के विद्यार्थी वे ध्यान रखें, तो हमें एक ये श्लोक और ये 2 श्लोकों को लिखना चाहिए। और इसके अतिरिक्त जो भी पॉइंट्स यहाँ पर बनाए गए हैं उन सब पॉइंट्स को, उन सब तथ्यों को, उन सब बिंदुओं का सविस्तार लेखन आप कर सकते हैं। इसी के साथ साथ वाद विवाद, अर्थात वाद विवाद करवाना, किसी भी विषय को रख देना और उस विषय पर पक्ष में और विपक्ष में विचार प्रस्तुत करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना। यह वाद विवाद भी अपने आप में किसी भी विषय के सांगोपांग विवेचन और सांगोपांग अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। तर्क वितर्क, तर्क वितर्क प्राचीन काल की पद्धति में और किसी भी शिक्षण पद्धति में तर्क वितर्क की अपनी एक महत्ता होती है, और ये तर्क वितर्क बहुत महत्वपूर्ण होता है हर विद्यार्थी के लिए, हर शिक्षक के लिए, क्योंकि यह उस मौलिक चिंतन, जो मौलिक चिंतन यहाँ पर बात की गई थी कि एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, उस मौलिक चिंतन की अभिवृद्धि में सहायक होता है। तो इसलिए तर्क वितर्क करना, अर्थात जब गुरु ने एक बात कही, विद्यार्थियों ने उस पर तर्क किया और गुरु ने वापस उस पर वितर्क किया, अथवा विद्यार्थियों में परस्पर तर्क और वितर्क के द्वारा एक उद्देश्य पर या एक लक्ष्य पर या एक अंतिम निर्णय पर पहुंचना, यह तर्क और वितर्क की जो परंपरा है, यह तर्क और वितर्क की परंपरा शिक्षण विधियों में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी के अतिरिक्त आवृत्ति, कंठस्थीकरण करना है, किसी को स्मरण करना है अंश को, तो ऐसी स्थिति में जब हमें उसे स्मरण करना है, उसे कंठस्थीकरण करना है, तो ऐसी स्थिति में आवृत्ति बहुत महत्वपूर्ण होती है, तथा बार बार उसी एक ही श्लोक को या एक ही मंत्र को बोलना। और आवृत्ति को अनेक भागों में बांटा गया था, जैसे कि पंचक अर्थात 5 बार आवृत्ति करना, सप्तक 7 बार, नवक 9 बार, अष्टक 8 बार, दशक 10 बार। इस प्रकार से गुरु जो है वे विद्यार्थियों को कहते थे कि आपको इस श्लोक को या इस मंत्र को इतनी बार पढ़ना है, इसकी पंचक आवृत्ति करनी है, इसकी दशक आवृत्ति करनी है, इसकी अष्टक आवृत्ति करनी है। इसके बारे में जो बात कहती थी, यह आवृत्ति जो है यह बार बार उन शब्दों तक पहुंचाता है। हम कई बार देखते हैं कि कई विद्यार्थी जो होते हैं वे संस्कृत के श्लोकों को बोल नहीं पाते, संस्कृत के मंत्रों को बोल नहीं पाते। इसका कारण ये नहीं है कि उन्हें भाषा के उन वर्णों का ज्ञान नहीं है, अभी तो कारण यह है कि भाषा के उन वर्णों को वे एक साथ लगातार जोड़ते हुए और तीव्र गति से या द्रुत गति से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अर्थात उनमें वह जो अटकाव है, जो वह रुकावट है, उस रुकावट को दूर करने का, उस बाधा को दूर करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप आवृत्ति करें, आप बार बार बोलें। आप जिस चीज को बार बार बोलेंगे उसका आपका अभ्यास हो जाएगा, और जब आपका अभ्यास हो जाएगा तो उस अभ्यास के माध्यम से आप उस तथ्य को या उस बिंदु को या उस श्लोक को या उस मंत्र को बड़ी ही सरलता के साथ बोल पाएंगे। हम सब गायत्री मंत्र बहुत आसानी से बोल लेते हैं, कारण क्या? क्योंकि हमने बचपन से गायत्री मंत्र को सुना है, हमने उसे कई बार आवृत्ति की है। लेकिन वहीं पर संस्कृत के दूसरे मंत्रों को हम बोल नहीं पाते, कारण क्या होता है? क्योंकि उनकी हमने आवृत्ति या उनका हमने अभ्यास नहीं किया। तो यहाँ पर भाषा के दृष्टिकोण से सबसे पहली बात, वर्णों को आपको जानना चाहिए और समझना चाहिए कि किसी भी वर्ण का उच्चारण कैसा होता है, और साथ ही यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप उन श्लोकों की, उन मंत्रों की आवृत्ति करें, उनको बार बार बोलें, और बार बार बोलने से जो अभ्यास होगा, उस अभ्यास के माध्यम से आप बहुत ही सरलता से उन अक्षरों, उन शब्दों को, उन मंत्रों को, उन श्लोकों को बोल पाएंगे। इसी के साथ साथ अशुद्धि संशोधन। तो अशुद्धि संशोधन में हम देखते हैं कि अशुद्धि संशोधन के अंतर्गत जो हमने बोला है या जिसकी हमने आवृत्ति की है उसको ठीक करना। अब इसमें क्या होता था कि प्राचीन काल में जैसे किसी गुरु ने अपने विद्यार्थियों को कहा कि आप अब इस मंत्र का उच्चारण करें या आप इस श्लोक का उच्चारण करें, और जब वह विद्यार्थी उस श्लोक का या मंत्र का उच्चारण करते थे तो उनमें जो दोष हैं, अर्थात वहां पर जहां पर वे अशुद्धि कर रहे हैं, उस अशुद्धि को ठीक किया जाता था। इसके लिए भी बहुत ही एक टेक्निकल वर्ड्स वो यूज करते थे या फिर पारिभाषिक शब्द यूज करते थे, जैसे कि एकानिक, एकानिक
एकानिक अर्थात जो विद्यार्थी अपने बोलते समय पर अर्थात उसका उच्चारण करते समय पर एक दोष करता है उसे एकानिक कहते हैं। जो दो दोष करेगा उसे कहेंगे द्वयनिक। जो तीन दोष करेगा उसे कहेंगे त्रयनिक। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो विद्यार्थी के जो दोष थे अर्थात उसने कितने दोष किए उसके आधार पर वह विद्यार्थियों को विभाजित कर देते थे। अर्थात एक दोष जिन्होंने किया है वो अलग, दो दोष जिन्होंने किए हैं वे अलग, तीन दोष जिन्होंने किए हैं वे अलग। अब उन दोषों में उन समस्त दोषों को दूर करने का, उन अशुद्धि का संशोधन करने का जो है वह प्रयास किया जाता था। तो इस पर हम देखते हैं कि लगातार अलग अलग तरीकों से जो भी कुछ याद किया जा रहा है, जो भी कुछ मौखिक रूप से तैयार किया जा रहा है, उसको शुद्ध करना भी, अशुद्धि का संशोधन करना भी इसके अंतर्गत समाहित होता था। और इसके पश्चात शास्त्रार्थ अर्थात जिस शास्त्र को हमने जान लिया है, जिस शास्त्र को हमने समझ लिया है, उन शास्त्रों को शास्त्रार्थ के माध्यम से एक प्रतियोगिता करवाना। अर्थात इसके माध्यम से विद्यार्थियों में उस शास्त्र की गंभीरतम, गूढ़तम, सूक्ष्मतम जानकारियां प्राप्त करने के लिए उनको प्रेरित करना। इसी प्रकार से हम देखते हैं शास्त्रार्थ के अलावा श्लाका परीक्षा। ये श्लाका परीक्षा भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा है और अभी भी कई विश्वविद्यालयों में और कई स्थानों पर इस श्लाका परीक्षा को लिया जाता है। अर्थात इसके अंतर्गत एक पुस्तक जो होती है, उस पुस्तक में एक जो सलाई होती है या शलाका जो होती है, उस शलाका को कहीं पर भी लगा दिया जाता है और जो पृष्ठ खुलता है उस पृष्ठ पर जो भी विषय आया है उस विषय के बारे में उस विद्यार्थी को सविस्तार जो भी प्रश्न किए जाते हैं उन प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। यदि यह स्मरण की प्रतियोगिता है तो स्मरण की प्रतियोगिता में वहां पर जो पृष्ठ खुला है उस पृष्ठ का प्रथम श्लोक या प्रथम मंत्र जो है वे गुरु बोलेंगे और उसके पश्चात बाकी जो सारे मंत्र हैं उन मंत्रों का पाठ वह विद्यार्थी करेगा। तो कितनी महत्वपूर्ण अपने आप में एक ऐसी परीक्षा है जो कि विद्यार्थी के संपूर्ण उस शास्त्रीय ज्ञान को और साथ ही उस संपूर्ण शास्त्र को वह किस प्रकार से स्मरण रख पाया है उस शास्त्रीय स्मरण को परीक्षण करती है, निरीक्षण करती है। तो इस प्रकार से हम देख पाते हैं कि जहां पर परंपरागत विधि है वह परंपरागत विधि स्वाध्याय को बढ़ाने वाली है, आध्यात्मिकता को बढ़ाने वाली है, तर्क शक्ति का विस्तार करने वाली है, मौलिक चिंतन का विस्तार करने वाली है और भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा के संरक्षण में इस विधि ने बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया। साथ ही अभ्यास में, क्योंकि गुरुकुल में लगातार अभ्यास कराया जा रहा है, तो अभ्यास के माध्यम से जो शिक्षण होता है उस शिक्षण को पूरी तरह से स्थान प्रदान किया गया। इसी के साथ साथ स्मरण शक्ति का वर्धन यहाँ पर हम देखते हैं और साथ ही अनुसंधान की भावना का विकास होना। तो अनुसंधानात्मक प्रयास करना, नए शोध करना, नए विचारों को प्रस्तुत करना, मौलिक चिंतन करना, इन सभी को हम देखते हैं। ये इसके गुण मान सकते हैं। यदि इस विद्या में हम दोष की बात करें तो दोष में हम एक बात कह सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि इस परंपरागत विधि में रटन विद्या अर्थात तो केवल मौखिक विद्याओं पर अधिक जोर था। तो रटन विद्या या जिसको हम रोट मेमोरी कहते हैं उस रोट मेमोरी पर अधिक जोर था और इस कारण से कई बार यह जो विधि थी यह विधि नीरस भी हो सकती थी। तो इसलिए उसकी जो नीरसता है या उसकी जो रटन विद्या है उस पर अधिक जोर देना, इस कारण से इसका एक दोष माना जा सकता है। और जब इसकी बात करते हैं कि इस विद्या के इस विधि को, इस शिक्षण विधि को आज भी क्या हम उपयोग कर सकते हैं, तो बिल्कुल निश्चित रूप से यह परंपरागत विधि किसी भी दृष्टिकोण से वर्तमान शिक्षा प्रणाली में भी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि परंपरागत विधि में ऐसी कई बातें हैं, ऐसे कई विचार हैं जो कि हमें आज भी आत्मसात करने चाहिए।
जहाँ पर मौलिक चिंतन की बात होती है, यह बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है जिसको कि आज भी हमें ग्रहण करना चाहिए। स्मरण शक्ति का संवर्धन निश्चित रूप से होना चाहिए। मौखिक शिक्षण भी आवश्यक है, वाचन अनुवाचन भी आवश्यक है। चरित्र शिक्षण अत्यधिक महत्वपूर्ण है। किसी बात को अपने कंठस्थ में रख लेना, उसे याद रख लेना, यह अपने आप में बहुत बड़ा कौशल है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो भी परंपरागत विधि के अंतर्गत महत्वपूर्ण तथ्य थे, महत्वपूर्ण बिंदु थे, यह प्रत्येक समय की आवश्यकता है। यह किसी विशेष काल की आवश्यकता नहीं थी, यह वर्तमान काल की भी आवश्यकता है। आज यदि हमें किसी भी तथ्य या किसी भी विषय को प्राप्त करने के लिए, जानने के लिए बार बार पुस्तकें खोलनी पड़ती हैं, तो जब भी पुस्तकें हमारे पास नहीं होंगी और उस विषय के बारे में जानकारी हमसे प्राप्त करनी चाहेंगे तो उसको कैसे प्राप्त कर पाएंगे। इसीलिए कहा गया था, पुस्तकस्था तु या विद्या पर हस्तगतं धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। तो यहाँ पर जो आज हमें पाठ्य पुस्तक मिल रही हैं या जो पुस्तकें प्राप्त हो रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है, क्योंकि इन कागजों का बहुत मोल है और बहुत ये मूल्यवान है। तो निश्चित रूप से वे जो पुस्तकें हमारे पास हैं, हम उनका उपयोग करें, उन्हें पढ़ें, उन्हें समझें, उन्हें जानें। लेकिन इसी के साथ साथ परंपरागत विधि के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन तथ्यों को, उन बिंदुओं को यदि हम आत्मसात कर लेते हैं तो वर्तमान की जो ये नवीन विधि है, जो पाठ्यपुस्तक विधि है, अन्य विधियां हैं, ये विधियां भी और अधिक महत्वपूर्ण हो जाएंगी। उनमें जो दोष हैं, उन दोषों को हम इस विधि के गुणों के माध्यम से दूर कर सकते हैं। वर्तमान में जितनी भी शिक्षण विधियां हैं, उन शिक्षण विधियों को यदि संतुलित रूप में प्रयोग किया जाए तो समस्त विधियां मिलकर के एक सच्चा मानव, एक वास्तविक मानव, एक वास्तविक विद्यार्थी और एक वास्तविक शिक्षक की भूमिका अदा कर सकते हैं। हमें इन सभी विधियों के संतुलित स्वरूप के बारे में विचार करना चाहिए। आज का संस्कृत शिक्षण का जो ये विधि का जो वीडियो था, इसमें आज हमने परंपरागत विधि के बारे में बात की और साथ ही भूमिका के रूप में विधियां क्या होती हैं, किस किस तरह से होती हैं, उनके बारे में बात की। अगला वीडियो भी इसी शिक्षण विधि के बारे में आएगा और अगली वीडियो में आप पढ़ेंगे भंडारकर विधि के बारे में। आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और साथ ही इसके नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। आपकी किसी भी तरह की समस्या या किसी भी तरह के प्रश्नों का हम स्वागत करते हैं और आप उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और साथ ही फेसबुक ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। नमो नमः। शुभम भवतु। पुनर्मिलामः।